हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन के साथ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां तक थ्योरी किया है उसके अनुसार आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 बनाया जा सकता है। तो आप भी क्या कीजिए, अपना किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए और समझिए। एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। गिवन एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ यानी जो अल्फा एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, वाई एक्सिस के साथ बीटा यानी 135 डिग्री एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ यानी गामा 45 डिग्री का बना रहा है। तब कहा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन जिसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हिंदी में दिक कोसाइन कहते हैं, निकालने के लिए कहा गया है। तो हमने आपको बता दिया है कि अगर एंगल दिया रहेगा तो सब में कॉस लगा दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 45 कितना हो जाएगा? कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 135 -1/√2 और cos 45 1/√2। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो थोड़ा एक बार हम कैमरा देख लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है ना। आइए सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। चल रहा है अच्छे से ना? मैं बार बार देखने पड़ता है जी। हाँ जी, चल रहा है। आइए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान सुनिएगा। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऐसे ही बोर्ड पर परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए हम ये जेड एक्सिस ले लेते हैं और ये ऑरिजिन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो लाइन है, एक यह कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, ठीक है। ओके मित्र, मतलब तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल है। तो बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, सब में कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। और आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल एल, एम और एन होता है। फर्स्ट वाले को एल, सेकंड वाले को एम और थर्ड वाले को एन बोलते हैं। और उसके बाद ये भी फॉर्मूला हम बताए थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो एल का वैल्यू है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम भी है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एन भी है कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। यानी कितना हो जाएगा ये? 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। करेक्ट है?
तो बताइए यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। यानी फाइनली कॉस अल्फा का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। अब जब कॉस अल्फा आ गया तो बताइए आपका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा यानी प्लस माइनस 1/√3, फिर से कॉस अल्फा यानी प्लस माइनस 1/√3, और फिर से कॉस अल्फा यानी प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया आंसर। करेक्ट है? चलिए नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, एक भी वीडियो मिस मत करिएगा, सभी वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है लाइन का -18, -12, -4, और डायरेक्शन रेशियो को हम लोग सिंबल में ABC मानते हैं। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो प्यारे हम डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला बता दिए हैं, प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C², कॉमा प्लस माइनस B/√A² प्लस B² प्लस C², कॉमा प्लस माइनस C/√A² प्लस B² प्लस C²। ये डायरेक्शन कोसाइन हमने बताया, सबका वैल्यू रखिए। चलिए प्लस माइनस A का वैल्यू है -18, तो -18 अपॉन √, कितना हो जाएगा, चलिए A का वैल्यू है -18 का स्क्वायर 324, फिर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और -4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस माइनस B का वैल्यू कितना है 12, अंडर रूट सेम वही होगा 324 प्लस 144 और प्लस 16, फिर प्लस माइनस C का वैल्यू कितना है -4, अंडर रूट 324 144 और प्लस 16 हो जाएगा। आप जो फॉर्मूला में प्लस माइनस लगा के रखे हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो प्लस माइनस हटा के भी आंसर लिख सकते हो और आप चाहो तो प्लस माइनस में भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया है कि चीजें प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो चलिए हम प्लस माइनस हटा के ही आंसर लिख देते हैं। मन करेगा तो अपना प्लस माइनस बाद में लगा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा -18, ये कितना हो जाएगा बताइए कितना होगा, जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 4 14 हो जाएगा, और 1 4 1 5 और 2 6 1 7 हो जाएगा, और 3 1 4 यानी 474 हो जाएगा क्या। ठीक है, जोड़ के एक बार देख ले अच्छे से फिर से। 324 है, 144 है और 16 है, तो 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1 8 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा 484। तो 484 का रूट हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 12/22, और ये हो जाएगा -4/22। हमने बार बार आपको कहा कि आंसर आप प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। तो -9/11, 6/11,
और -2/11। आप प्लस माइनस में भी आंसर लिख सकते हैं, और या पूछा है तो सिर्फ आप प्लस के फॉर्म में भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। कर लिए? बहुत बढ़िया, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4। 3 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -1, -2 और 1 है। और सी का कोऑर्डिनेट 5, 8, 7 है। तो कह रहा है कि भैया कोलिनियर है, प्रूफ कीजिए, है ना। कोलिनियर है, प्रूफ कीजिए। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तब पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है? या तो इसके कारण बना दो वेक्टर पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए। इस तीनों पॉइंट के कारण बना कोई भी दो वेक्टर या तो पैरेलल हो जाए या तो एंटी पैरेलल हो जाए। तो भैया पैरेलल कब होगा? जब डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाए या डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाए, है ना। पैरेलल कब होगा? जब डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाए या डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाए। और अगर सेम नहीं हुआ तो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो या डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है, आइए तो कोई भी दो लाइन निकाल लीजिए। डायरेक्शन रेशियो ही निकाल लेते ना, जल्दी काम हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो कैसे निकलेगा डायरेक्शन रेशियो? बी में से ए माइनस करो, तो -1 में से 2 गया तो -3, -2 में से 3 गया तो -5 और 1 में से 4 गया तो -3 हो गया। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसी का भी निकाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ए बी के साथ जिसका मन करे निकाल सकते हो। जैसे ए बी निकाले हैं तो आप ए सी भी ले सकते हो, ठीक है, बी सी भी ले सकते हो, सी ए भी ले सकते हो, जो मन करे किसी भी दो लाइन का निकाल लेना। चलो ए बी निकाल ली, हम बी सी भी निकाल लेते हैं। तो बी सी कैसे निकलेगा? सी में से बी माइनस करोगे तो 5 में से -1 गया तो 6, 8 में से -2 गया तो 10 और 7 में से गया तो 6। ठीक है, ये वाला है आपका A1, B1, C1। ये वाला है आपका A2, B2, C2। तो आपने दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब दोनों डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करके देखिए तो A1/A2 करके देखो तो बताइए A1/A2, तो यह है A1, ये है A2, तो A1/A2 कितना आ जाएगा? -1/2। फिर B1/B2 निकाल के देखिए, तो ये है B1, ये है B2, डिवाइड करोगे तो ये भी -1/2 आ जाएगा। C1/C2 करके देखो, तो ये है C1, ये है C2, करोगे तो -1/2 आ जाएगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। इससे ये पता चला कि देयरफॉर लाइन AB एंड BC आर पैरेलल। रेखा AB और BC समांतर है। अगर रेखा AB और BC समांतर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ABC आर कोलिनियर। इसीलिए ABC क्या है? संरेख है। समझ में आया? AB के डायरेक्शन रेशियो को BC के डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करके देखे तो सबका वैल्यू सेम आया। इसका मतलब AB वाला लाइन
अब बीसी वाला लाइन पैरेलल यानी समांतर है, और जब लाइन पैरेलल हो गया तो वह लाइन जिस पॉइंट से बना है वो पॉइंट भी कोलिनियर होगा, वह बिंदु भी संरेख होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल में से कुछ भी हो जाए, पैरेलल और एंटी पैरेलल में से कुछ भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसके सभी वर्टेक्स के वैल्यू दिए हुए हैं, वर्टिसेस का वैल्यू दिया हुआ है। ये है 3, 5, -4, ये है -1, 1, 2, और ये है -5, -5 और -2। कहा कि दो सब का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। कैसे निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन? सबसे पहले आप सबका डायरेक्शन रेशियो निकालो, है ना, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? ए बी मतलब b माइनस ए करोगे तो -1 में से 3 गया तो -4, 1 में से 5 गया तो -4, 2 में से -4 गया तो 6, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। -1 में से 3 गया -4, -1 में से 5 गया -4। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? -4 अब बट्टा रूट अंडर सबके स्क्वायर का प्लस, मतलब 16 + 16 + 36, 16 + 16 + 36, फिर बीच वाला -4 अब बट्टे सेम सबके स्क्वायर का प्लस 16 + 16 + 36, फिर लास्ट वाला 6 अब बट्टे सबके स्क्वायर का सम 16 + 16 + 36, कितना हो जाएगा बताइए? यह आ जाएगा -4, 16 16 32 और 36, 32 और 36 हो जाएगा 68, और 68 का रूट हो जाएगा 2√17, -4 बट्टे 2√17, 6 बट्टे 2√17। अगर आप इसको कट कीजिएगा तो 2 2 जा 4, -2 /√17, 2 2 जा 4, -2 /√17, और 2 3 जा 6, 3 /√17। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। किसका आ गया भाई? ए बी का। अब किसका निकालोगे? बीसी का निकालो। चलिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बीसी, बीसी निकालना हो तो c - b करो, ये है बीसी, c - b करो। तो -5 में से -1 गया -4, -5 में से 1 गया -6, -2 में से 2 गया तो -4, है ना। कितना हो जाएगा? ये तो डायरेक्शन, सॉरी, ये तो डायरेक्शन रेशियो निकला ना, डायरेक्शन रेशियो। हमको चाहिए कौन भाई? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी सी। तो सेम वही काम करोगे, क्या? -4 बट्टे सबके स्क्वायर का प्लस, सबके स्क्वायर का प्लस वही हो जाएगा 16 36 16, मतलब √68 हो जाएगा। ये भी -6 /√68 हो जाएगा, -4 /√68 हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे निकाल रहा है ना? इसको कट करोगे, 2√17 होता है, 2 से इसको काट दोगे तो -2 /√70, इसको काट दोगे तो -3√70,
और इसको काट दोगे तो -2√17। पता है कैसे आया? 68 का रूट हो जाएगा 2√17, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 कट गया। हो गया क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एक और कौन बच गया भाई? एक लास्ट में AC बच गया, उसका भी निकाल लीजिए। चलिए तो पहले डायरेक्शन रेशियो बताइए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC कितना होगा? C - A करो तो -5 में से 3 गया तो -8, -5 में से 3 गया तो -8, सही है। -5 में से -5 गया तो -10, -2 में से 4 गया तो 2। ये डायरेक्शन रेशियो निकला। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कितना हो जाएगा बताइए? -8 बट्टे सबका प्लस स्क्वायर करके, तो 64 और 100, 164 और 2 168, तो 168 का कितना होगा रूट? 168 का 2 से लगाओगे तो 8 दूनी 4, 2 से 42। अच्छा 168 का हो जाएगा, ये 168 हो रहा है 2√42 -10 बट्टे 2√42, ये भी हो जाएगा, और 2 बट्टे 2√42। इसको काट लीजिए, काट लीजिएगा। 2 4 जा तो ये -4/√42 बचेगा। 2 5 जा -5 बाय इतना बचेगा। 2 2 जा काट लीजिए तो 1 बाय इतना बचेगा, काट लीजिएगा। ठीक है, चलिए घबराइएगा मत। AC भी ले सकते हो, CA भी लिख सकते हो, उससे घबराइएगा मत। कैसे निकला डायरेक्शन कोसाइन, समझ रहे हो ना? जब डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है तो कोई भी एक डायरेक्शन रेशियो बट्टा सबके स्क्वायर का रूट, ये बट्टा सबके स्क्वायर के प्लस का रूट, और फिर बट्टा ये और सबके स्क्वायर का रूट। समझे? नोट कर लीजिएगा, सिंपल था भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एक्सरसाइज ये था आपका 11.1, जिसका क्वेश्चन 5 गो था, हमने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, चल इसको काट लीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा आपका। चल आइए अब आते हैं टॉपिक पर। बहुत ही बेहतरीन चीज जिसको आप कह सकते हैं इक्वेशन, टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। यह है टॉपिक का नाम, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, हिंदी में अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। आइए देखते हैं क्या है ये खेल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस हम लोग पढ़ने वाले, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक यही हमारा। चलो सबसे पहला है when line passes through one point and parallel to the vector। ये जो लिख रहे हैं उसका प्लीज आप हिंदी लिख लीजिएगा, क्योंकि मित्र अगर हम बार बार एक ही हेडिंग का हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो समय बहुत चला जाएगा। When line passes through one point and parallel to the vector, हिंदी में लिखिएगा जब
रेखा एक बिंदु से गुजरती हो तथा एक सदिश के समांतर हो। जब रेखा एक बिंदु से गुजरती हो तथा एक सदिश के समांतर हो, समझ गए? कंडीशन दिया है कि लाइन का इक्वेशन कब आपको निकालना है। कब निकालना है भाई? कब निकालना है? जब लाइन किसी एक पॉइंट से पास करे और किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तब किसी एक पॉइंट से पास करे और किसी एक वेक्टर के पैरेलल हो, तब इस लाइन यानी इस रेखा का समीकरण चाहिए। तो मेरी बात को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। अगर लाइन पर पॉइंट दिया हुआ हो और लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो और तब कहा जाए कि लाइन का इक्वेशन निकालो, लाइन का समीकरण निकालो, तो भैया दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला होता है वेक्टर फॉर्म। पहला कौन होता है? वेक्टर फॉर्म। पहला होता है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब क्या है वेक्टर फॉर्म, समझिए। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो लाइन पर पॉइंट दिया रहता है उसका पोजीशन वेक्टर पता होता है और जो लाइन के पैरेलल रहता है उसका वेक्टर पता होता है। और दूसरा होता है प्यारे, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में इसको कार्तीय रूप कहते हैं। कार्तीय रूप। आप पिछला वाले को हिंदी में क्या बोलोगे? सदिश रूप। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? सदिश रूप बोलोगे। इसमें क्या होता है, ये जब लाइन है तो इस बार लाइन पर जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट का दिया रहेगा कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट का दिया रहेगा कोऑर्डिनेट यानी नियामक x1, y1, z1। और इस बार इस लाइन का दिया रहेगा डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात A, B, C। अब एक बार फिर से सुन लीजिए हमारी बात को। वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रहता है और लाइन के पैरेलल वेक्टर दिया रहता है। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी नियामक रहता है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात रहता है। समझ में आया? कार्टेशियन फॉर्म में क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म में क्या चाहिए? वेक्टर फॉर्म में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए और लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए। तब इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू A प्लस लेमडा इंटू बी। वेक्टर फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन है R इक्वल टू A प्लस लेमडा इंटू बी। ये R अननोन है, ये R अननोन है, कोई अननोन वेक्टर है। जैसे जब आप लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें x y अननोन रहता है ना, उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में R ये अननोन है, इसके जगह पे कुछ नहीं रखना है। A पॉइंट है, लेमडा भी अननोन है लेकिन एक नंबर है, लेमडा भी अननोन है, एक नंबर है, इसके जगह पे भी कुछ नहीं रखना है। B क्या है? इसके पैरेलल वेक्टर है। B क्या है? इसके पैरेलल वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है R इक्वल टू A प्लस लेमडा बी। इस पर एग्जाम्पल कराएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, चिंता मत करिए। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 बट्टा a
y माइनस y1 बट्टा बी z माइनस z1 बट्टा सी। ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। इसमें कौन है, क्या है समझिए, एक्स वाई जेड अननोन है, एक्स वाई जेड अननोन है, इसके जगह पे कुछ नहीं रखना है। x1 y1 z1 पॉइंट है, x1 y1 z1 बिंदु है, रखना है। नीचे वाला ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी दिक् अनुपात है, रखना है। तो समझ में आया कार्टेशियन फॉर्म कैसा होता है, वेक्टर फॉर्म कैसा होता है। ये सब नोट कीजिए, तो इन दोनों पर एग्जाम्पल देते तुरंत एग्जाम दिमाग में बैठ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, बस ध्यान लगाए रहिए, समझ में आ जाएगा। हो गया, चलिए आइए। ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के रहेगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point 3, -4, 5 and parallel to the vector and parallel to the vector 3i plus 6j minus 2k। अब देखिए कैसे क्या करोगे, एक बार अच्छे से एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, ध्यान सुनना। चलो पहला हम आंसर वेक्टर फॉर्म का निकाल के देते हैं आपको। किस फॉर्म का निकाल के देते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप का आंसर निकाल के दे रहे हैं, ध्यान सुनो, सदिश रूप का आंसर निकाल के दे रहे हैं। एक लाइन है, क्या एक लाइन है, लाइन पर का जो पॉइंट दिया है, यही दिया है ना, चलो इसका नाम ले लेते ए। तो वेक्टर फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो क्या करोगे, कुछ मत करो, इसमें आई जे के लगा दो, 3i - 4j + 5k। हो गया क्लियर। वेक्टर फॉर्म में पॉइंट का जो चाहिए वो मिल गया। वेक्टर फॉर्म में लाइन के पैरेलल वेक्टर चाहिए, लाइन के पैरेलल वेक्टर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3i + 6j - 2k। हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई, इक्वेशन कितना हो जाएगा, बता कितना होगा इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला क्या होता है, R = A + λ × B, यही होता है फॉर्मूला, रखो। तो R बराबर, R के जगह पे R ही रखना, A मतलब पॉइंट, A मतलब पॉइंट रखो, 3i - 4j + 5k, A मतलब पॉइंट रख दिए, फिर प्लस लेमडा अपने जगह पे जैसे रहेगा, B मतलब पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कौन है, 3i + 6j - 2k। बस कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म का। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये होता है, R के जगह पे R है, A का मतलब जो पॉइंट था वो रख दिए, लेमडा लेमडा के जगह पे है, B मतलब पैरेलल वेक्टर था वो रख दिया, बात खत्म, आंसर आ गया। अब इसी का कौन सा फॉर्म चाहिए भैया, कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप चाहिए। तो समझो ये क्या है, इसमें लाइन पर
पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जो दिया हुआ है 3, ये है पॉइंट -4 5, और इसमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए दिक् अनुपात। तो पता है कहां से निकलेगा? डायरेक्शन रेशियो निकलेगा पैरेलल वेक्टर से, डायरेक्शन रेशियो निकलेगा पैरेलल वेक्टर से। तो क्या करो, इसी पैरेलल वेक्टर में से आई जे के हटा दो, तो जो बचेगा वही डायरेक्शन रेशियो है 3 6 -2। डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात हमेशा पैरेलल वेक्टर से निकलेगा, उसी में से आई जे के हटा दीजिएगा तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब हो गया। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला क्या होता है? x - x1 बट्टे a बराबर y - y1 बट्टे b बराबर z - z1 बट्टे c। चलो x के जगह पे कुछ नहीं रखना है, वही रह जाएगा। x1 मतलब पॉइंट का x जो 3 है, a मतलब डायरेक्शन रेशियो वो भी 3 है, y1 मतलब पॉइंट, पॉइंट का y है -4, माइनस पहले से भी है तो +4, b मतलब डायरेक्शन रेशियो सेकंड वाला 6 है, z - z1 मतलब पॉइंट जो 5 है, c मतलब डायरेक्शन रेशियो थर्ड वाला जो -2 है। ये आपका आंसर हो गया। बस भाई साहब, बस ऐसे ही बनाना है। x y z सबका वैल्यू पुट करिए, बात खत्म करिए। इस तरीके से आपका आराम से जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना? चलिए, तो ये रही इक्वेशन ऑफ लाइन का पहला तरीका। वेक्टर फॉर्म में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसे रखते हैं, समझ गए। कार्टेशियन फॉर्म में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, समझ गए। चलिए, तो अभी हमने पहला तरीका पढ़ा, व्हेन लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर, जब रेखा एक बिंदु से गुजरती हो और सदिश के समांतर हो। अभी हमने ये सीखा, लेकिन यही बेसिक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझ रहे हो। एक बार वापस देख लीजिएगा फिर से इन दोनों को। r = a + λb में a है पॉइंट और लैम्डा के बगल वाला है पैरेलल वेक्टर। इसको देख लीजिए, x y z कुछ अननोन है, x1 y1 z1 है पॉइंट और a b c नीचे वाला है डायरेक्शन रेशियो, a b c नीचे वाला है डायरेक्शन रेशियो। तो कार्टेशियन फॉर्म में कौन कहां रहता है देख लिए, वेक्टर फॉर्म में कौन कहां रहता है समझ गए। शुरू वाला पॉइंट, लैम्डा के बगल वाला पैरेलल वेक्टर, माइनस के बाद वाला पॉइंट और नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? चलिए आइए, अब अगली कहानी ये है सर, अगली कहानी ये है, when line passes through 2 points, when line passes through 2 points। अब ये कंडीशन देखिए, जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती हो तब क्या करेंगे। जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती हो तब क्या करेंगे। आइए, तो सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म देखिए, सबसे पहले आप इसका वेक्टर फॉर्म समझिए। चलिए आइए, मान लीजिए कि यह कोई लाइन है जो 2 पॉइंट A और B से गुजर रही है।
इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है, तो कहा इस लाइन का इक्वेशन लिखो। तो भैया ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण इज आर बराबर ए, पहला पॉइंट को फिक्स कर लो, प्लस लेमडा इनटू सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट यानी बी माइनस ए, बस सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट यानी बी माइनस ए, बस ये करना है। आर बराबर फर्स्ट पॉइंट प्लस लेमडा इंटू सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म अगर चाहिए, कार्तीय रूप, देख लीजिए यह कोई लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट है बी, वो है x2, y2, z2। समझना, तो कार्टेशियन फॉर्म में दो दो पॉइंट दिया है। सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो लिखो, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फर्स्ट पॉइंट को भी लेके बढ़ सकता है, सेकंड पॉइंट को भी लेके बढ़ सकता है। आइए हम फर्स्ट को लेके बढ़ते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 अब बट्टा डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y माइनस y1 बट्टा डायरेक्शन रेशियो y2 माइनस y1, z माइनस z1 बट्टा डायरेक्शन रेशियो z2 माइनस z1। ये है लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन। जब लाइन कितने पॉइंट से गुजरे, 2 पॉइंट से गुजरे, तब जब भी 2 पॉइंट से गुजरे तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना और लगा देना फॉर्मूला x माइनस पहला पॉइंट का x बट्टा डायरेक्शन रेशियो, y माइनस दूसरा पहला पॉइंट का y बट्टा डायरेक्शन रेशियो, z माइनस पहला पॉइंट का z बट्टा डायरेक्शन रेशियो। बोलो समझ आया क्या? अरे बोलिए। ठीक है, आप इस पर भी क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या? आइए इस पर भी क्वेश्चन दिखा देते हैं, आइए इस पर भी क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, चल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the points। देखिए ठीक से और ध्यान लगा के पढ़ोगे जरूर समझ में आ जाएगा। passes through the points -4, 5, 3 एंड 6, -7, -2। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। चलिए तो भैया एक लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रही है। चलो एक ए है ये और दूसरा बी है, तो बता ए का डायरेक्शन रेशियो लगा दो, सॉरी ए का पोजीशन वेक्टर, सॉरी ए का पोजीशन वेक्टर लगा दो आई जे के, -4i + 5j अब +3k। बी का निकालो तो लगा दो इसमें आई जे के, 6i
-7j -2k। बस घबराना नहीं है। इसमें से एक को मान लो a, अब दूसरे को क्या मान लेते हैं b। ये वाला b हो गया। ये है पोजीशन वेक्टर a, ये है पोजीशन वेक्टर b। अब लिखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या लिखे थे अभी फॉर्मूला, r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू b माइनस a लिखे थे ना, बस लगा दीजिए। तो r इक्वल टू a मतलब यही है -4i प्लस 5j प्लस 3k, ये हो गया a। अब प्लस लेमडा इंटू b माइनस a, तो ये है b, ये है a, माइनस करो तो 6 में से -4 जाएगा तो 10i हो जाएगा। -7 में से 5 जाएगा तो -12j हो जाएगा। -2 में से 3 जाएगा तो -5k हो जाएगा। और ये हो गया आंसर। इस तरीके से देखना, ठीक है। अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होता, ठीक है, चल रहा है ना, अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होता, चलिए तो क्या करते हैं, देख लो। कार्टेशियन फॉर्म, अगर इसी का कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होता तो क्या है, एक लाइन है, उस पर 2 पॉइंट है, ए जिसका वैल्यू कितना है -4, 5, 3, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका वैल्यू कितना है 6, -7, -2। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। तो 6 में से -4 गया 10, -7 में से 5 गया तो -12, -2 में से 3 गया तो -5 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस पहला पॉइंट का x जो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अब बट्टा डायरेक्शन रेशियो 10 बराबर y माइनस पहला पॉइंट का y 5, अब बट्टा डायरेक्शन रेशियो -12 हो जाएगा। z माइनस पहला पॉइंट का z 3, अब बट्टा डायरेक्शन रेशियो -5 हो जाएगा। इस तरीके से निकल गया, इस तरीके से निकला, ऐसे करके। नोट कर ली जल्दी से, अच्छे से इसको कर लिए। चलिए आइए तो चलते एक्सरसाइज 11.2 और उसके कुछ सवाल पर बातें करें। जल्दी से नोट कर लें प्लीज। जितना अभी बताए हैं उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में पहले वो बना लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 11.2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। चलिए यहां पर मित्र 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 कितना दिया है 12/13 -3/13 और -4/13, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2, दूसरा लाइन का क्या दिया हुआ है 12/13, 3/13, एक सेकंड उल्टा लिखा गया है, 4/13, 12/13 और 3/13। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L3 और तीसरा लाइन का क्या दिया है 3/13,
-4/13 12/13 और कहता ये प्रूफ करो कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में लंबवत है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कंडीशन आपको बता चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके जोड़ने से अगर आंसर 0 आ गया तो समझ जाइएगा लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है। डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके जोड़ने से अगर आंसर 0 आ गया तो लाइन परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो चलिए अगर हम फॉर L1 एंड L2 की बात करें, L1 तथा L2 के लिए बात करें तो गुना करें, इतना इंटू इतना, कितना हो जाएगा बोलो। डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करके देखो 0 आ गया तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इतना इंटू इतना तो 48/169, इतना इंटू इतना -36/169, इतना इंटू इतना -12/169। और क्लियरली दिख रहा है सबका अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर हो जाएगा 48 -48 और नीचे सबका एलसीएम लेके 169 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसीलिए L1 परपेंडिकुलर हो गया L2 हो गया। अब किसकी बात करेंगे, फॉर L2 एंड L3 है ना, L2 एंड L3 करो, इतना इंटू इतना 12/169, इतना इंटू इतना -48/169, हाँ इंटू इतना 36/169। फिर से अगर आप एलसीएम लेके सबका जोड़ोगे तो 48 -48/169 एलसीएम हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगा 0/something 0 यानी देयरफॉर L2 परपेंडिकुलर L3, ये भी प्रूफ हो गया। चलिए अब किसकी बात करेंगे, फॉर L3 एंड L1। चलिए L3 और L1 करो मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 36/169 इतना इंटू इतना प्लस 12/169 इतना इंटू इतना -48/169। चलिए सॉल्व करोगे तो 48 -48/169 यानी 0/169 कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब देयरफॉर L1 और L3 भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो देखो तो सब आपस में परपेंडिकुलर है, ये बात प्रूफ हो गया, साबित हो गया। समझे, ये था पहला सवाल, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी इसको पॉज करके। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन, 2 लाइन दिया हुआ है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है, एक लाइन है जो पॉइंट ए तथा पॉइंट बी से पास कर रहा है। ए का जो नियामक है 1 -1 2 दिया है और बी का जो दिया है वो 3 4 -2 दिया है। तो बताइए तो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो 3 में से 1 गया 2, 4 में से -1 गया तो 5 और -2 में से -2 गया तो कितना आ जाएगा -4। एक और लाइन दिया हुआ है, चलो उसको हम ले लेते हैं P, इसको ले लेते हैं Q, है ना। P का वैल्यू कितना, अच्छा इस लाइन को यहां बना लो, इस लाइन को यहां बना लो, ऐसे करके बना लो।
चलिए यहां पर एक पॉइंट है P और यहां पर एक पॉइंट है Q। चलिए P का कितना है वैल्यू 0 3 2 और Q का कितना है 3 5 6। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा ऑफ PQ। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ हो जाएगा Q माइनस P करो तो 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4। अब प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन लंबवत है। तो भैया इसका डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है, इसका डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है, ये भी बता चुके हैं। अगर डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ने से आंसर 0 आ जाए फिर भी लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है, रेखा लंबवत हो जाता है। तो आइए डायरेक्शन रेशियो करिए मल्टीप्लाई, है ना। फॉर AB एंड PQ डायरेक्शन रेशियो को करिए मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो पहला को पहला से 6, पहला को पहला से 6, दूसरा को दूसरा से प्लस 10 और तीसरा को तीसरा से माइनस 16। तो ठीक से देख लें 16 माइनस 16 कितना आ जाएगा 0। इससे प्रूफ हो गया कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है भैया किसके PQ की। AB जो है वो परपेंडिकुलर है किसके PQ के। ये बात भी प्रूफ हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है क्या। तो चलिए आज की कहानी को इतना ही तक हम रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको ध्यान से और हर एक वीडियो को कंप्लीट करना है। अगर ध्यान से नहीं करिएगा कंप्लीट तो मित्र दिक्कत तो होगा ही ना। हम यही कहेंगे आप अच्छे से और बढ़िया से हर एक वीडियो को देखिएगा और अगर मजा आ जाए तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी भी मित्र पढ़ सके और आप भी पढ़ सके और इस चैनल का ग्रोथ भी हो सके। करना तो पड़ेगा ना मित्र आप ही को ना। चलिए मित्र पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।